Sir is here with us, so sir also teaches the students and I believe उनका experience भी आप लोगों के लिए काफ़ी valuable होगा। अगर और मुझे लगा कि बहुत फोर्स लगेगा तो कहीं काउंटर प्रोडक्टिव ना साबित हो जाए। तो मेंस का सिंपल सा आइडिया ये है कि आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए और उसको कंसाइज तरीके से 1 या 2 पेज पर टॉपिक समराइज करते जाइए। तीसरी लेयर में आपको याद जरूर आ जाएगी। जैसे अगर कोई भी मूवमेंट है, जैसे स्वदेशी मूवमेंट पे एक क्वेश्चन है, आपने कहीं ना कहीं कुछ पढ़ा है, तो जनरली 99% ये होता है कि आपको एग्जाम के एंड तक याद आ ही जाता है। मेंस में एक डिफरेंस है, मेंस में आपको इमीडिएटली 5 से 10 सेकंड में याद आना चाहिए, क्योंकि मेंस में लेट्स से है क्वेश्चन प्रॉब्लम्स विद इश्यूज विद एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया। तो अब आपके पास 7 मिनट 10 मार्कर है, तो 7 मिनट तो लिखने के लिए है। 7 मिनट में 2 पेज लिखना, इसके लिए आपके पास 15 से 20 सेकंड से ज्यादा नहीं होते हैं मेंटली रिस्ट्रक्चर करने के लिए पॉइंट्स। तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पॉइंट्स एकदम बैक ऑफ द माइंड हो, इंस्टेंटली याद आए। इसलिए मेंस में ये स्टैटिक और डायनेमिक लिंक करना जरूरी है। कैसे करते हैं इसका सिंपल सा सोल्यूशन यही है कि मेंस में हर एक जो नोट्स बनाते हैं वो टॉपिक वाइज बनाते हैं एंड नॉट की स्टैटिक और डायनेमिक। यानी कि जैसे इकोनॉमी जो है एक डायनेमिक इशू है, क्योंकि इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो आप जो इकोनॉमी के नोट्स बनाएंगे वो पूरी एक जगह पे होंगे। तो आप जैसे अगर एक रजिस्टर में नोट्स बना रहे हैं, तो स्टैटिक जहां पे लिख रहे हैं उसी के साथ डायनेमिक ऐड करते जाएंगे। इसलिए मेंस में मैं कई बार एडवाइस करता हूं कि नोट्स जो है ऑनलाइन बनाइए, ताकि अपडेट करना ईजी हो। लेट्स से पॉलिटी का कोई रिलेटेड या आईआर रिलेटेड इशू है, लेट्स से इंडिया यूएस रिलेशंस, इस पर एक क्वेश्चन है। तो अब ये स्टैटिक क्वेश्चन भी है एक तरीके से कि पिछले 10 साल में रिलेशंस कैसे रहे, और ये एक डायनेमिक क्वेश्चन भी है इस सेंस में कि लास्ट 1 ईयर में क्या हुआ है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर करने के लिए हमारे लिए जरूरी है कि हमारे जो इंडिया यूएस रिलेशंस के नोट्स हैं वो बहुत कंसाइज और एक जगह पर हो, 1 पेज या 2 पेज। तो मेंस का सिंपल सा आइडिया ये है कि आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाइए और उसको कंसाइज तरीके से 1 या 2 पेज पर टॉपिक समराइज करते जाइए। कंसाइज, समराइज्ड एट अ सिंगल प्लेस, ये है मेंस का। रिवीजन कैसे करना है, मतलब किसी भी चीज को कैसे कंटिन्यू रिवीजन करते हैं और उसको रिमेंबर करते हैं? सो जनरली 2 रिवीजन स्ट्रैटेजीज होती हैं, 2 कॉमनली एक्सेप्टेड। एक तो यह है कि जो ऑलरेडी हमने बुक पढ़ रखी है उसी को बार बार पढ़ें। जैसे कि हिस्ट्री के लिए लेट्स से स्पेक्ट्रम बुक है, तो आप उसको 1 बार पढ़ रहे हैं, 2 बार पढ़ रहे हैं। 1 बार आपने पढ़ा, कुछ हाईलाइट और स्टार मार्क किया, दूसरी बार पढ़ा, दूसरी बार हो सकता है आपने एंड टू एंड फिर से पढ़ा, इवन दो आपने पहली बार में हाईलाइट कर दिया है, आपको फिर भी लग रहा है कुछ मिस आउट हुआ, वो भी एक्स्ट्रा हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट अलग अलग पेन से कर दिया। तो ऐसे जनरली ये कहा जाता है जब बुक्स की 4 से 5 रीडिंग्स होने लगती है ना, तो काफ़ी हद तक माइंड में रिकलेक्शन या वो एक तरीके से मेमोरी फॉर्म होने लगती है। दूसरा तरीका जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इज़ थ्रू टेस्टिंग। यानी कि लेट्स से स्पेक्ट्रम की एक रीडिंग की, उसके बाद थोड़े हिस्ट्री के टेस्ट प्रैक्टिस किए। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मेंस के लिए भी ब्रॉडली स्ट्रैटेजी अप्रॉक्सीमेटली सेम होती है। या मेंस के लिए जैसे एक टेस्ट खोला एंड रिकलेक्ट करने की कोशिश की, जब माइंड को फोर्स करेंगे याद करने के लिए कि क्या पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, कैसा फैक्ट है, तो ज़्यादा अच्छे से याद आता है। तो टेस्टिंग या री रीडिंग, ये 2 स्ट्रैटेजीज हैं। मैं एडवाइस करूँगा दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लेकिन टेस्टिंग पर काफ़ी फोकस होना चाहिए, उससे ईजी रिकलेक्शन हो पाता है। सर स्टेट पीसीएस में मेंस का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं तो आसानी से समझ में आते हैं। यूपीएससी की जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं वो कनेक्ट नहीं कर पाते, क्वेश्चन समझ नहीं पाते। मतलब कोई सब्जेक्ट सब तो समझ में आते हैं, लेकिन पूरा जो क्वेश्चन है समझने बहुत परेशानी, ये कैसे क्लियर करें? इसका पहली चीज़ तो वो प्रॉब्लम सबको होती है, मतलब जो लोग ऐसे क्लियर किए हैं एग्ज़ाम उनको भी फाइनली डिफ़िकल्टी होती है। बट किसी भी एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट फंडा एक ही होता है कि आपको एग्ज़ाम को नहीं बीट करना है, आपको कंपटीशन को बीट करना है। यानी बाकी लोगों को जो कम समझ आ रहा है आपको उनसे हल्का सा ज़्यादा समझना है। बेसिक आइडिया यही होता है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो इसीलिए मेंस में जीएस आंसर्स काफ़ी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज देखिए, क्योंकि कई कोचिंग्स आजकल अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चंस बनाने लगे हैं, एकदम कॉम्प्लिकेटेड, जैसा आपने कहा कि इमीडिएटली समझ नहीं आता है क्वेश्चंस। तो अलग अलग देखिए, जैसे सिर्फ विजन या फोरम ही नहीं, विजन के पेपर्स देख लीजिए, फोरम के देखिए, इनसाइट्स, शंकर, सब जब देखेंगे तो आपको एक बेटर आइडिया लगेगा। तीसरी चीज़ जो मैं एक एडवाइस कर सकता हूँ कि जब टेस्ट सीरीज आप लिख रहे हैं,
या घर पे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो 7 मिनट और 11 मिनट में मत प्रैक्टिस करिए, उसको 5.5 मिनट से 9 मिनट्स में कर लीजिए। क्योंकि अगर घर पे थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा इंटेंस होगी तो उस दिन जो अगर 20 सेकंड 25 सेकंड एक्स्ट्रा लगता है क्वेश्चन समझने में, वो आपको ऑलरेडी आपकी प्रैक्टिस में आपकी बेटर कंडीशंस हो रखी होती है। एंड आप अपनी बायो क्लॉक एंड की तरफ तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। आखिरी के 4 टेस्ट प्रॉपर 3 घंटे में दीजिए, लेकिन जो पहले के टेस्ट हैं उनको 2.5 घंटे में ख़त्म करने की कोशिश करिए। तो उससे क्या है कि प्रैक्टिस ही हो जाएगी जल्दी सोचने की। आपका डिसीजन मतलब उस चीज़ का जो डिसीजन होता है फिर सॉल्यूशन इसके काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि इस टाइम पे अगर हम हमारे सॉल्यूशन इस टाइप के होने चाहिए, उसके लिए कोई सजेस्ट कर सकते हाँ, कोई बुक तो अपने इसमें सोचने का तरीका या आंसर देने की कुछ एथिक्स के लिए आपने वैसे बुक कौन सी की है? लेक्सिकन। एक बुक आप जो सब लोग देख सकते हैं वो है मुदित जैन सर की डिकोड एथिक्स। वो काफ़ी अच्छी बुक है मेरे हिसाब से। एंड सेकंड अगेन इसके लिए मैं यही कहूँगा कि एथिक्स जो केस स्टडीज़ होती हैं उसमें एक फ्रेमवर्क बनने लगता है कि जैसे हर एक केस स्टडी में एक अप्रोच होती है, स्टेक होल्डर्स दिख रहे हैं, उसके बाद एक एक पार्ट इंडिविजुअली एड्रेस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जैसा आपने कहा कि वो सोचने का तरीका थोड़ा मैकेनिकल सा ही हो जाता है, और इसीलिए केस स्टडीज़ में ज़्यादा वो इनोवेशन का स्कोप होता नहीं है। और जितना मैंने मार्किंग स्कीम से देखा है टेस्ट सीरीज़ की, केस स्टडीज़ में अप्रॉक्सीमेटली सबको लगभग सेम टाइप के मार्क्स आते हैं। वो जो एक्चुअल डिफरेंस आता है वो सेक्शन ए में आता है, जहाँ पे ज़्यादा क्रिएटिविटी यूज़ होती है। राइट, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा स्कोप रहता है वो इम्प्रूवमेंट का, एग्जाम्पल्स यूज़ करने का। केस स्टडीज़ मैकेनिकल से होती हैं, और वो मैकेनिकल होने में कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसे। प्रीलिम्स के लिए या मेंस के लिए? प्रीलिम्स के लिए आप कहीं के भी नोट्स यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज जैसा कि वो आइडिया मैंने बताया कि प्रीलिम्स में अगर कहीं भी चीज़ पढ़ रखी है और माइंड में उस दिन रिकलेक्ट हो रही है तो आपका पर्पस सर्व हो रहा है। मेंस में मैं जनरली एडवाइस करता हूँ कि कोचिंग्स उतना अच्छे से पूरी तरह समराइज नहीं कर पाती हैं, तो अगर टाइम है तो खुद के नोट्स बनाइए और उनको एकदम कंसाइज, सारा एग्जाम्पल, सारे केस स्टडीज़, गुड प्रैक्टिसेस वगैरह सब एक जगह ही रखिए। बट अगर फिर भी मेंस के लिए भी अगर नोट्स यूज़ करना है तो फिर मेंस 365 काफ़ी लोग एडवाइस करते हैं, जो विजन IAS की है वो जनरली काफ़ी साल से चलती आ रही है एंड मोर और लेस काम कर जाती है। प्रीलिम्स की पैनिक की वजह से होती है मिस्टेक्स या इन जनरल? कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो सभी की होती हैं मिस्टेक्स तो होती। मेरे हिसाब से ये है कि लेयर 1 में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए जिसमें 100% श्योर हो, क्योंकि जनरली मिस्टेक्स की टेंडेंसी लेयर 1 में ज़्यादा होती है। लेयर 2 में फिर बाकी क्वेश्चंस देखिए, लेयर 2 और लेयर 3 में, और उसमें यह है कि एंड की तरफ वो एक गेस करने का टेम्पटेशन होता है कि अभी सिर्फ 80 क्वेश्चन पहुंचे, अब 90 कैसे क्रॉस कराएं, चलो 10-12 जो ऐसे फील से लग रहा है वो मार्क कर देते हैं। वो अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा लॉजिकली अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। बट प्रीलिम्स में यही है, एंड टेस्ट सीरीज और ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए ताकि आइडिया लगे कि मिस्टेक्स हो क्यों रही हैं, किस स्टेज पे हो रही हैं। Obviously clear all your doubts. You need to have any kind of practice. Giving precious time to all those. Guys, आप लोग freely पूछ सकते हो. Don't be nervous. सभी लोग पूछिए ना, पूछिए लोग पूछ रहे हैं बाकी लोग। जैसे प्रिपरेशन करने के लिए सफिशिएंट टाइम कितना होना चाहिए? इतने टाइम तक मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, इतने टाइम तक करके फिर एग्जाम देना चाहिए। 1 साल में काफ़ी लोग क्लियर किए हैं, मतलब इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, लोग 1-1 साल में जॉब के साथ भी क्लियर किए हैं। अगर आपका स्पेशली अगर ऑप्शनल जो है आपके बैकग्राउंड से कोइंसाइड करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई BCom है मैथ्स में और फिर वो इंसान मैथ्स ऑप्शनल लेता है, तो ऐसे इंसान के लिए तो डेफिनेटली पॉसिबल है 1 साल में क्लियर करना। बाकी तो यही है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगा। सर मैं एक तो नंबर से एक तो नंबर में फिर ऐसा स्टेट में इसमें तो पता समझ में नहीं आ रहा कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि 1-2 नंबर तो समझ में आता है कि अपन पढ़ तो सही रहे लेकिन कहीं ना कहाँ दिक्कत हो रही है, समझ आ रही है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है। प्रीलिम्स में
देखिए मोस्ट लाइकली अगर सिर्फ एक दो से छूट रहा है तो आपने पढ़ा तो पूरा सही से है, क्योंकि मेरा तो पहली बार में उससे ज़्यादा से ही छूटा था और मैं भी ठीक ठीक पढ़ा था, बट एक दो मतलब कि आप पैनिक कर रहे हैं एग्जाम में। जितना मुझे लगता है, जितना मैंने देखा है एस्पिरेंट्स को, अगर एक दो से छूटता है या 2-3 मार्क्स से 5-6 मार्क्स से भी छूटता है तो ऐसा लगता है कि 2 क्वेश्चन बेसिकली गलत जाएं आपके, वो आप 2 मार्क्स वहाँ लूज करते हैं और 0.66 की पेनल्टी, तो 2.66 मार्क्स आपके जाते हैं जहाँ पे भी आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं। और हमेशा सारे दोस्तों से जितने से बात किया हो, मैंने खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में यही नोटिस किया है कि मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तो पैनिक की वजह से गलत होते हैं। तो वो एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड करिए, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एग्जाम बहुत ज़्यादा टेस्ट दिए, सेकेंड अटेम्प्ट में ऑलमोस्ट 200 प्लस टेस्ट दिए। बस यही था कि इस बार एग्ज़ाम टेम्परामेंट वो बिल्ड करना है, और अगर थोड़ा और एग्ज़ाम टेम्परामेंट पे भी फोकस करना है तो एक्चुअल वो फिजिकली जाके टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि कई लोग, हम लोग की टेंडेंसी होती है कि मार्केट से टेस्ट सीरीज़ खरीद लें या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ खरीद लें, तो उससे वो एग्ज़ाम हॉल सिमुलेशन नहीं आ पाता है। जब तक वो पैनिक फील नहीं करेंगे, एग्ज़ाम हॉल पैनिक, तब तक उसके लिए प्रैक्टिस कर नहीं पाएंगे, क्योंकि घर पे बैठ के टेस्ट देना एक चीज़ होती है और एक्चुअल एग्ज़ाम हॉल में एक चीज़ होती है। तो ये कई कोचिंग जो है ओपन टेस्ट कराती हैं, इनमें सबके लिए साइन अप कर दीजिए। 6-7 बार एग्जाम हॉल फील ही लेंगे तो ही एग्जाम टेम्परामेंट काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। कैसे मोटिवेट करते रहे पढ़ाई के लिए? कभी-कभी कैसे कुछ फैमिली के साथ रहते हैं, कई सारे डिस्टर्बेंसेस होते हैं, तो कैसे मोटिवेट करें सर? कभी-कभी मतलब होता है 4-5-15 1 महीने की पढ़ाई चलती है, फिर कभी एग्जाम से काम हो जाता है, प्रॉब्लम। मोटिवेशन इतना ज़रूरी है क्या? क्योंकि मेरा ये मानना है कि इतना ज़रूरी नहीं है, डिसिप्लिन ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर हम इस उम्मीद से चलें कि हम कंटिन्यूसली हर दिन 11-12 घंटे पढ़ पाएंगे तो ये तो बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं। इससे ज़्यादा मतलब बेटर उम्मीद तो मैं यही कहूँगा कि जिन दिन अच्छी पढ़ाई हो रही है उन दिन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, और जिस दिन क्रैश हो रहे हैं उस दिन थोड़ा सा ब्रेक लें, ताकि अगले दिन जब फिर से रीएनर्जाइज हो तो ज़्यादा पढ़ें। अब इसमें 2-3 चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से एडवाइस कर सकता हूँ। पहली चीज़, कुछ टॉपिक्स जो होते हैं बहुत लो इनर्शिया होते हैं, मतलब जिनको पढ़ने में कभी ऐसा नहीं लगता है कि आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। जैसे आपकी मैगजीन्स हो गई, न्यूज़पेपर को देख के कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, न्यूज़पेपर भी नहीं छुएंगे। न्यूज़पेपर जनरली पढ़ ही लेते हैं, मैगजीन्स भी वैसे ही हैं। कई बार कुछ लोगों को कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो जो आपके लो एनर्जी डेज हैं या लो प्रोडक्टिविटी डेज, उनके लिए आप लो इनर्शिया टॉपिक्स रखें। जैसे मेरा एक मैगजीन आती थी डाउन टू अर्थ, ये इन्वायरमेंट के लिए रेकमेंड की जाती है प्रीलिम्स के लिए। तो जिस दिन थोड़ा पढ़ने का कम मन करता था उस दिन 1 या 2 एडिशन ऑफ डाउन टू अर्थ एक साथ पढ़ लेता था। 3-4 दिन के न्यूज़पेपर्स जो थे पढ़ रखे थे, लेकिन नोट्स में 3-4 दिन मैं मिला के बनाता था, तो उस दिन नोट्स बना लेता था। तो ये जो है लो इनर्शिया टॉपिक्स हैं, तो ऐसा फिर एक बार इनिशियल थोड़ा पुश मिल जाए पढ़ाई को तो बाकी फिर पूरा दिन भी मूव हो ही जाता था। बाकी मैं यही कहूँगा कि मोटिवेशन से ज़्यादा ज़रूरी है आपका एक कंटिन्यूइंग डिसिप्लिन अक्रॉस द 1.5-2 years। मैं मीडियम में स्टूडेंट हूँ, मैंने जब भी आपका राइट की मतलब जो सीनियर है वो तैयारी कर चुके हैं, तो कहते हैं कि तेरी भाषा साधारण है, थोड़ा तो इसको स्टैंडर्ड बनाओ। और भाषा हिंदी में जो सिलेक्टिव वर्ड होते हैं जो अपनी भाषा रोज बता के जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो यूपीएससी जैसे कॉम्पिटिशन में नहीं रहता। नहीं, मैं आपका डाउट मतलब भाषा मीडियम वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम है। कैसे आंसर राइटिंग करें, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक वर्ड चाहिए होते हैं, वो भी हाँ, वो कंटेंट का काफ़ी इशू आता है। वो एक छोटे टर्मिनोलॉजीज जो है वो हिंदी में मिल नहीं पाते हैं। मैं ये एडवाइस करूँगा, एक मेरे सीनियर हैं राम प्रकाश सर, उनका IAS में हुआ था लगभग 2 से 3 साल पहले। आप एक बार उनका ऑनलाइन जाकर ब्लॉग देखिएगा। राम प्रकाश सर, वो उनने भी मैथ्स ऑप्शनल से लिया था, 160 के आसपास रैंक थी। तो आप एक बार देखिएगा, उनने शायद पहले 2 अटेम्प्ट्स हिंदी में दिए थे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम शिफ्ट किया था। तो उन्होंने अपना एक पूरा एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया है कि कैसे एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी एक्सेल कर सकता है एग्जाम में। तो आप वो ज़रूर देखिएगा, मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। रिवीजन की स्ट्रैटेजी, रिवीजन की कई बार ये अब बैठ जाएगी। रिवीजन में कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि किस ऑर्डर में रिवाइज करना है, क्योंकि पढ़ तो लिया, जैसे हिस्ट्री पढ़ लिया, पॉलिटी पढ़ लिया, इकोनॉमी पढ़ लिया, बट अब रिवाइज किस ऑर्डर में करना है। तो इसका एक तरीका तो यह है कि अपना रिवीजन जो है किसी टेस्ट शेड्यूल से लिंक कर दीजिए। जैसे कि अगर प्रीलिम्स का पढ़ रहे हैं,
आपने किसी एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज खरीदी, या अगर नहीं भी खरीदी उनका शेड्यूल देखा, एक संडे उनका टेस्ट है पॉलिटी वाला, अगले संडे है उनका इकोनॉमी वाला, तो उस हफ्ते फिर पॉलिटी रखिए अपने शेड्यूल में, अगले हफ्ते इकोनॉमी रखिए। जब एक एक्सटर्नल बेंचमार्क बन जाएगा ना, तो आपको पूरे हफ्ते पता होगा कि आपको ये इस हफ्ते ये पढ़ना ही है, क्योंकि आपको संडे को टेस्ट देना है। बट फिर आपको उस अपने जो शेड्यूल के बारे में बहुत स्ट्रिक्ट होना होगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि सैटरडे तक पढ़ाई नहीं हुई पॉलिटी की तो फिर सोचें नहीं आज इस संडे नहीं अगले संडे देंगे। तो एक तरीके से उतना इंटरनल डिसिप्लिन लाइए और एक एक्सटर्नल बेंचमार्क को यूज़ कर लीजिए। दूसरा तरीका ये होता है कि खुद से प्लान करिए ब्लॉक्स में, जैसे कि आपने एक लेयर कर ली पूरी सिलेबस की, तो आप डिसाइड करिए कि इन 3 हफ्ते में ये सब्जेक्ट होगा, उसके बाद ये होगा। एक ब्रॉड लेवल प्लान बना लीजिए, जैसे कि अगले 3 महीने में फोकस है मेरा कि मैं ऑप्शनल पूरा खत्म करूंगा, उसके बाद मैं एसे और एथिक्स का खत्म करूंगा। उस 3 महीने को भी डिवाइड करिए ब्लॉक्स में, एक महीने के, उस 1 महीने को भी डिवाइड करिए 2 हफ्ते के में, और चाहे तो फिर इंडिविजुअल डे टू डे बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। मेरा ये मतलब है कि एक एक्सटर्नल बेंचमार्क नहीं है तो फिर एक लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क या लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए, तभी रिवाइज कर पाएंगे। अदरवाइज हमेशा ये लगता रहेगा कि ये बुक तो पढ़ ली, लेकिन इसका रिवीजन की बारी कब आएगी। नोट मेकिंग के लिए सर बनाने का कोई शॉर्ट सिंपल तरीका हो? शॉर्ट इनिशियली जो है नोट्स जो बहुत ख़राब ही बनते हैं, सबका मैंने देखा है कि जैसे मैं भी जब स्टार्ट किया था तो इतनी इररिलेवेंट डिटेल्स लिख रहे होते हैं हम लोग, और हम लोग खुद अपने जब नोट्स जाके अगर देखें 2 साल पुराने नोट्स तो लगेगा कि ये सब तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है, ये सब लिख क्यों रखा है। तो उसका डेली न्यूज़ एनालिसिस जो वीडियोज़ है ना, उनसे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्या है और नोट्स कैसे बनते हैं। बाकी तो यही है कि ये ट्रायल एंड एरर ही है। आप अभी जो नोट्स बनाएंगे वो आपके पिछले साल के नोट्स से बेटर होंगे। 3 महीने डाउन द लाइन जो नोट्स बनाएंगे वो आपके प्रेजेंट डे नोट से बेटर होंगे। आप टेस्ट सीरीज देते जाएंगे, आप कॉपीज, सेलेक्टेड कॉपीज देखते जाएंगे, तो आपको और आइडिया लगेगा कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। बेसिकली एक प्रोसेस ऑफ रिफाइनमेंट है कि पहली लेयर नोट्स बनाई जो कि उतनी अच्छी नहीं है, उसके बाद देखा कि क्या क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, 3 महीने बाद इंप्रूवमेंट आया, 3 महीने बाद और ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया। कंटिन्यूस प्रोसेस है, तब तक करते रहें जब तक कि नोट्स की क्वालिटी इंप्रूव होती नहीं जाती है। मेरी खुद जैसे जो सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने जितने भी नोट्स यूज़ किए, जब वो थर्ड अटैम्प्ट के लिए, क्योंकि मेंस के बाद भी प्रिपेयर तो करना ही था, तो देखा तो मुझे लगा कि ये सब क्या नोट्स बनाए, इसको भी इम्प्रूव करना है, लेकिन उन नोट्स से रैंक आ गई। मतलब कि तो हमेशा यही लगेगा कि जो पुराने नोट्स हैं वो इतने अच्छे हैं नहीं, बट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है। एंड बाकी अगर फिर भी नोट्स बनाने में एक इशू आता है तो रेडीमेड नोट्स यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली मेंस के लिए। जैसे जो कोचिंग्स हैं काफ़ी अच्छे नोट्स बनाती हैं। मैं जनरली नोट मेकिंग उनको एडवाइस करता हूँ जिनके पास बहुत ज़्यादा समय है, जो ठीक कॉन्फिडेंट हैं कि हम लोग अच्छे से समराइज कर पाएंगे, हम लोग कंटेंट सेलेक्ट कर पाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। अगर वो माइंड में अगर डायलेमा है कि शायद कंटेंट मिस कर रहे हैं, तो कोचिंग्स का आराम से यूज़ करिए। कंपाइलेशंस बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, फ्रीली अवेलेबल है मार्केट में, यूट्यूब पर, ये टेलीग्राम पे, तो उनको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। टेकिंग और जो ऑफिस में जो नोट्स बनाते हैं तो मतलब कोई कौन ज़्यादा बेस्ट है, डिजिटल नोट टेकिंग या ऑफिस में जो स्टैटिक के लिए आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो मैथ्स सब्जेक्ट था मेरा ऑप्शनल, क्योंकि मैथ्स चेंज नहीं होता है और मैथ्स में सिंबल्स वगैरह भी डालना मुश्किल होता है ऑनलाइन, तो मैथ्स के तो हैंड रिटन नोट्स थे। डायनेमिक पोर्शन जो होता है जैसे कि करंट अफेयर्स, उसका आप ऑनलाइन बना सकते हैं। उसका ऑनलाइन ज़्यादा एडवाइजेबल इसलिए होता है क्योंकि जो लेट्स से आज अक्टूबर में हुआ, हो सकता है वो दिसंबर में थोड़ा चेंज हो जाए। कोई भी लेट्स से आज एक स्कीम अनाउंस की गवर्नमेंट ने, उसकी आपने डिटेल्स लिखी, दिसंबर में गवर्नमेंट उसमें कोई चेंज लाती है, तो आपको जाके अगर आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए तो आपको पहले वो फोल्डर खोलना पड़ेगा, वहाँ पे क्रॉस आउट करना पड़ेगा। इसलिए जितना डायनेमिक पोर्शन है उतना ज़्यादा एडवाइजेबल है कि ऑनलाइन यूज़ करिए। ये स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस पूरी तरीके से डायनेमिक है। एक तरीके से कंटिन्यूसली कन्वेंशन चेंज होते रहते हैं, मीटिंग्स होती रहती हैं, तो उसमें डायनेमिक ज़्यादा एडवाइस रहता है। आज के टाइम में करंट का टॉपिक काफी वास्ट हो गया है, इतने सारे इवेंट्स हो गए, इतने सारे होते हैं, तो कैसे समराइज करें चीज़ों को कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम किस चीज़ को अपने पास रखें और किसी को अपने सिलेबस में मतलब हटाना है कि ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है। ये बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं कई सारे, तो बहुत कठिनाई होती है। ये करंट अफेयर्स पूरा या सिर्फ IR? पूरा करंट अफेयर्स। उसमें देखिए प्रीलिम्स और मेंस को अगर सेपरेट कर लें, मेंस में ये कहा जाता है कि ब्रॉड थीम्स पकड़िए। जैसे लेट्स से इस साल क्वाड की कई समिट्स हुई, 3 या 4 समिट हुई,
तो आपका जो थीम है वो एक एक इंडिविजुअल क्वाड समिट नहीं है, बल्कि आपका थीम है इंडिया एंड क्वाड, ये आपका थीम है। अगर लेट्स से इंडिया और यूएस के बीच में डिप्लोमेटिक एक्सचेंज हुए 3-4 एक साल में, तो आपका थीम है इंडिया एंड यूएस रिलेशंस, ना कि एक एक इंडिविजुअल एक्सचेंज। अगर कोई इन्वायरमेंट की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो फिर आपका थीम, एक ब्रॉडर थीम जो है वो है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, एंड उसमें एक नैरोअर सब थीम जो है वो है एक पर्टिकुलर कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस। तो उसी हिसाब से नोट्स बनाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाते हैं। तो जैसे अगर मैं क्वाड के नोट्स बनाता तो मैं लिखता कि क्वाड क्या है, क्वाड का रेलेवेंस क्या है इंडिया के लिए, क्वाड का बैकग्राउंड क्या है, और उन नोट्स में एक छोटे से ऐसे सब हेडिंग्स डाल देता कि इस साल ये समिट हुए, और समिट का अगर लेट्स से अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर समिट में कोई मेजर अनाउंसमेंट हुआ तो वो ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ताकि जब मैं आंसर लिख रहा हूँ तो उसमें एक तरीके से वो ये पॉइंट ऐड कर सकता हूँ, ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि मैंने पढ़ रखा है। एंड प्रीलिम्स के लिए आई थिंक यही है कि प्रीलिम्स के लिए वो सारा जो है एक जगह पर कंपाइल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रीलिम्स के लेकिन ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। प्रीलिम्स के लिए अगर आपने कहीं ना कहीं से वो पढ़ रखे हैं और वो उस दिन याद आ रहे हैं तो काम चल जाएगा आपका। टेस्ट सीरीज है, उनको कब से ज्वाइन करना चाहिए और मेंस की आंसर राइटिंग लिखनी चाहिए? चलिए, मेंस की आंसर राइटिंग ये इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी डायलेमा रहता है। तो सबसे पहला सवाल तो होता है कब स्टार्ट करना है। डे 1 से मत स्टार्ट करिएगा प्लीज़, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। डे 1 पे आंसर लिख भी नहीं पाते हैं। जब सिलेबस का एक पूरा राउंड हो जाए, एक लेयर हो जाए, तब आप स्टार्ट कर सकते हैं। जब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक लेयर हो जाए तो उस सब्जेक्ट की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमी पढ़ा आपने, पूरा इकोनॉमी के अपने एंड पे नोट्स बना लिए, तो उसके बाद इकोनॉमी स्पेसिफिक आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला सवाल कि कब स्टार्ट करना है। और अगर आपको और स्पेसिफिक टाइमलाइन चाहिए तो कई लोगों को तो मैं जानता हूँ जो प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट किए हैं। जैसे प्रीलिम्स आपने दिया, प्रीलिम्स क्लियर किया और उसके बाद आंसर राइटिंग स्टार्ट करके भी लोग क्लियर किए हैं। लेकिन मेरी एडवाइस ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी एक लेयर ऑफ सिलेबस खत्म करिए और आंसर राइटिंग थोड़ा प्रैक्टिस करिए। दूसरी चीज़ आती है आंसर राइटिंग कहाँ से करनी है। तो इसमें भी 3-4 ऑप्शंस होते हैं आपके पास। एक है आप फुल टेस्ट, जो टेस्ट सीरीज़ है वो खरीद सकते हैं। तो जैसे 20-20 क्वेश्चन के 3 घंटे के टेस्ट होते हैं, आप उनको 3 आवर्स में, कई कोचिंग्स आजकल 1.5 आवर्स जो हाफ टेस्ट होते हैं वो भी ऑफर करते हैं। तो उससे आपको एक्चुअल प्रॉपर सिमुलेशन हो जाएगा आंसर राइटिंग का। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि डेली क्वेश्चंस के कई इनिशिएटिव्स होते हैं। जैसे इनसाइट्स का एक है इनसाइट सिक्योर, IIS बाबा का है TLP, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो कॉपीज़ हैं वो वेबसाइट्स पे अवेलेबल हैं, वो कॉपीज़ डाउनलोड करिए, एक एक क्वेश्चन देखिए और खुद से अटेम्प्ट करिए और फिर उस आंसर से कंपेयर करिए। मेरे हिसाब से आप इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी 2 कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से एक वो तो होना ही चाहिए 3 आवर एंड 1.5 आवर टेस्ट वाला, क्योंकि फाइनल डे पे तो प्रैक्टिस उसी हिसाब से करनी है। 3 घंटे का टेस्ट लिखना, 1.5 आवर्स का टेस्ट लिखना। बाकी मैं इनिशियल स्टेजेस में ये थोड़ा बहुत ट्राई किया था, जैसे इनसाइट सिक्योर, IIS बाबा, TLP, बट बाद की तरफ मैं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की टॉपर कॉपीज़ जो होती हैं उनसे प्रैक्टिस करता था, बिकॉज मुझे लगा कि ये ज़्यादा रियलिस्टिक है। जो मॉडल सॉल्यूशंस होते हैं कोचिंग्स के वो थोड़ा सा कंटेंट डंप होते हैं एक तरीके से, कि वो 2-2, 3-3 पेज के आंसर डालेंगे, बट जो सेलेक्टेड कॉपीज़ हैं उनमें एक ज़्यादा रियलिस्टिक आंसर होता है, तो यहाँ से कर सकते हैं। दूसरी आई थिंक ब्रॉडली आंसर राइटिंग को लेकर यही डायलेमा होते हैं। एंड आप शायद कुछ और भी पूछ रही थी क्या? जैसे आपने बोला कि कोचिंग के नोट्स से आंसर राइटिंग करनी है, तो अपने आंसर को, जैसे कि मेरी फ्रेंड्स है उसने भी वैसे ही आंसर लिखा है सेम और मैंने भी वही लिखा है, तो अपने मतलब आंसर राइटिंग को किस तरह डिफरेंट बनाए जिससे कि मुझे मार्क्स ज़्यादा मिले। पहली चीज़ तो GS में उतना डिफरेंशियल आता है नहीं, इसलिए अगर जैसे हम जब फाइनल मार्कशीट देखें तो GS में बहुत क्लोज होते हैं सब लोगों के मार्क्स, और वो इसलिए क्योंकि सबका सवाल यही होता है कि सब लोग सेम कंटेंट यूज़ कर रहे हैं और सब लोग के अप्रॉक्सीमेटली सेम मार्क्स आते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि इंडिविजुअल आंसर को कैसे एनरिच करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी जो होती है कि पेपर खत्म होना चाहिए। जैसे कि आपके दोस्त ने 19 क्वेश्चंस किए फाइनल डे, अगर आपने 20 क्वेश्चन किए और आपने अप्रॉक्सीमेटली सेम क्वालिटी के लिखे, तो अब 5-6 मार्क तो वहीं आगे हो जा रही हैं, और ये 5-6 मार्क जो है अक्रॉस पेपर्स ऐड अप होकर डिफरेंस आ जाता है फाइनल लिस्ट में ना होना वर्सेस लेट्स से अंडर 100 रैंक होना। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो कंटेंट एनरिचमेंट है उसमें भी इंडिविजुअल आंसर भी कई लोग जैसे 1 पेज में ख़त्म कर दे रहे हैं, कई लोग 2 पेज का आंसर लिख रहे हैं, तो इसमें भी कोशिश यही होनी चाहिए कि पूरा 2 पेज का आंसर लिख रहे हैं हम।
तीसरी चीज़ जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट, अभी तक हम क्वांटिटी की बात कर रहे थे, वो आता है अगर आप एक लिस्ट बनाए केस स्टडीज़ की, एग्जाम्पल्स की, कोटेशंस की। जैसे कि GS2 और GS3 के प्रैक्टिकली हर दूसरे टॉपिक में गुड प्रैक्टिसेस, लिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट केसेस, एग्जाम्पल्स, इंटरनेशनल केस स्टडीज, ये हर जगह यूज़ हो सकती हैं। कोई भी आपका टॉपिक हो, अगर आप वो एक एक चीज़ कंक्लूजन में ऐड करते जाएंगे, और अगर आपका 10 क्वेश्चन में भी आपका कंक्लूजन बेटर है और आपको वहाँ आधा मार्क ज़्यादा मिल गया, तो आपको 5 मार्क वैसे ही ज़्यादा मिल गया। जो करंट में चल रहा है। जनरली करंट से रिलेट इंट्रोडक्शन में करिए एंड गुड प्रैक्टिसेस से रिलेट कंक्लूजन में करिए। बिकॉज जैसे कोई क्वेश्चन आया कि कोई भी लेट्स से एग्रीकल्चर पर ही क्वेश्चन आया, तो कि डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर XYZ स्कीम, तो आप इंट्रोडक्शन में उसको करंट अफेयर्स से लिंक करिए कि क्यों ये स्कीम अनाउंस हुई है, क्या इसका बैकग्राउंड है। कंक्लूजन में किसी कंट्री की, किसी स्टेट की या किसी कंट्री की बेस्ट प्रैक्टिस मेंशन कर दीजिए। इस बेस्ट प्रैक्टिसेस की भी लिस्ट कई जगह कोचिंग्स कंपाइल करती हैं। अदरवाइज इसके लिए नीति आयोग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे इंडिया एट 75, ये डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इनमें लिस्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस स्टेट, लिस्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस अक्रॉस टाइम मिल जाएंगी, तो ये डॉक्यूमेंट ज़रूर देखिएगा एक बार। वो हिंदी में भी हर जगह यूज़ हो सकती हैं वो प्रैक्टिसेस, तो उसमें को जिसकी हिस्ट्री है क्वेश्चन की, वो उसका मतलब हिस्ट्री को यूज ना करें पहले इंट्रोडक्शन में। हिस्ट्री जैसे हो, जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा उसने, तो जैसे कि अभी प्रेजेंट में जो है चंडीगढ़ उसका एक अच्छा उदाहरण है हड़प्पा सभ्यता का। चंडीगढ़ जो शहर को बनाया गया, तो उसका जो हिस्ट्री है उस पार्ट को मतलब इंट्रोडक्शन में ना लिखा जाए, पहले करंट्स डिपेंड करता है। देखिए इंट्रोडक्शन किसी भी टाइप का हो सकता है, जैसे क्योंकि आपने वो उस कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, जैसे करंट अफेयर्स कॉन्टेक्स्ट में, इसलिए मैंने बताया कि करंट अफेयर्स से लिंक करना एक अच्छा आइडिया होता है। ये स्टैटिक टॉपिक है, ये जैसे आप GS1 के टॉपिक की बात कर रही हैं, आर्ट एंड कल्चर, तो इस केस में हिस्ट्री मेंशन कर सकते हैं। बाकी देखिए जितना कि लोग बताते हैं कि एक्चुअल जो कंटेंट मिलते हैं वो आपको बॉडी के मिलते हैं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो एक फॉर्मेलिटी टाइप ज़्यादा होता है, जो एक इंप्रेशन क्रिएट करता है, लेकिन फाइनल जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो आपकी आंसर की बॉडी ही होती है। तो अगर आपको कई बार, मैं एक्चुअल एग्जाम में भी कुछ क्वेश्चंस में सीधे एक लाइन में स्टार्ट किया हूँ, जैसे कि प्रॉब्लम्स ऑफ दिस, तो फिर प्रॉब्लम्स ऑफ दिस कोलन एंड स्टार्ट कर दिया, बट कंटेंट पे मत कॉम्प्रोमाइज़ करिए। एंड फाइनली ये भी सोचने वाली बात है कि जो मार्क्स मिलते हैं वो एग्जामिनर कंक्लूजन पढ़ के देता है, तो अगर इंट्रोडक्शन उतना अच्छा है भी नहीं, बॉडी में कंपनसेट करिए, कंक्लूजन में ओवर कंपनसेट करिए। फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं जैसे डेफिनेटली डेफिनेटली टाइमिंग कम है तो हम फ्लो चार्ट से, जैसे कि 2-3 क्वेश्चन बच गए तो फ्लो चार्ट से कितना इम्प्रूव होना है। काफ़ी ज़्यादा। इनफैक्ट ये एडवाइस किया जाता है कि टेबल्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स और डायग्राम्स, ये 4 चीज़ों के 2 फायदे होते हैं। एक तो पहली चीज़, आपको उतना लिखना नहीं पड़ता है, तो आपका टाइम बच जाता है, वो टाइम आप किसी और क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा, इन जनरल ये विजुअली अपीलिंग माने जाते हैं, तो इसमें ये माना जाता है कि आधा 1 नंबर ज़्यादा मिल सकता है अगर आप अच्छा बनाएं। इसमें बस 1-2 चीज़ें जो मैं कहूँगा कि फोर्स मत करिएगा फ्लो चार्ट या मैप। स्पेशली जैसे एक मेजर ब्लंडर जो लोग करते हैं, ये कहा जाता है कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन में मैप बनाइए। कई लोग इंडिया का मैप इतना ख़राब बनाते हैं कि एग्जामिनर का मूड ऑफ हो जाए। अगर आप इंडिया का मैप बना रहे हैं तो आपको एकदम परफेक्ट होना पड़ेगा उस मैप में, आप अपनी कंट्री का मैप ख़राब नहीं बना सकते हैं। तो जैसे ये सोचने वाली बात होती है कि कह दिया कि मैप बनाना है, किसी ने पूछा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन इंडस्ट्री इन इंडिया या जूट इंडस्ट्री इन इंडिया, आपको किसी कोचिंग के टीचर ने कह दिया कि आप मैप पे पॉइंट आउट करिए, आपने खराब सा मैप बनाया। ये तो एग्जामिनर भी कहेगा कि जो इंडिया का मैप अच्छे से नहीं बना पा रहा है वो सिविल सर्वेंट क्या बनेगा। तो आप उस टाइप की गलतियां प्लीज़ मत करिएगा कि जो भी मैप बना रहे हैं वो अच्छा हो, ऐसा ना लगे कि एकदम फोर्स कर दिया है और बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड तरीके से बनाया। तो ये सब कुछ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि डायग्राम जैसे लेबल्ड हैं, ऐसा नहीं कि डायग्राम बना दिया आपको फ्लो चार्ट और लेबल ही नहीं किया। लेबल है, मैप्स प्रॉपर है। अगर एशिया का भी मैप बना रहे हैं तो उसमें इंडिविजुअल एक कंट्रीज का ब्रॉड आउटलाइन दिखना चाहिए। इसलिए जैसे मैं एशिया का मैप नहीं यूज़ किया कहीं पे, क्योंकि जब मैं घर पे प्रैक्टिस कर रहा था तो वो उतना अच्छा बन नहीं पा रहा था और मुझे लगा कि बहुत फोर्स लगेगा तो कहीं काउंटर प्रोडक्टिव ना साबित हो जाए। बट इंडिया का मैप काफ़ी बार प्रैक्टिस किया था और वो ठीक ठीक एंड की तरफ अच्छा बनने लगा था, इसलिए फाइनल डे पे यूज़ किया था। तो थोड़ा बहुत चल सकता है कि एक्चुअल तो बना नहीं सकते, थोड़ा बहुत चल सकता है। कंट्री का मैप है तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जैसे आर्ट चाहे तो वो चल सकता है। डेफिनेटली। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको परफेक्शनिस्ट बनना है, एक आर्टिस्ट बनना है, बट अगर आप कॉपीज़ देखेंगी ना जो ऑनलाइन है, कुछ लोग ऐसा मैप बनाते हैं
आप देखकर समझ जाएंगे कि मैं किन टाइप के मैप्स की बात कर रहा हूँ। आपने शायद देख रखे हैं कॉपीज, तो आप बता पाएंगे कि कुछ लोग एकदम ही रफ बना देते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जी, एंड जस्ट बिकॉज नीचे लिख दिया है कि लेट्स से एक पर्टिकुलर कंट्री का मैप है, तो उस लिखने से नहीं हो जाता है, वो अप्रॉक्सीमेटली दिखना भी चाहिए। जैसे अगर आप नीचे कॉन्टिनेंट का मैप बना रहे हैं, आपको ऑस्ट्रेलिया बनाना है, आप सीधे गोला बना के नहीं कह सकते कि ये ऑस्ट्रेलिया है। एक अप्रॉक्सीमेट जो डब्लू का थोड़ा सा शेप आता है ऑस्ट्रेलिया का, वो दिखना चाहिए कि कोई बिना कैप्शन के भी बता पाए कि हाँ ये लग रहा है ऑस्ट्रेलिया। अब किस टाइप के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं? हाँ नहीं, मैं समझ रहा हूँ, प्रीलिम्स आपने बोला, बट किस टाइप के? उसमें भी जैसे हिस्ट्री टाइप के गलत हो रहे हैं, करंट अफेयर्स गलत हो रहे हैं, मल्टीपल करेक्ट वाले स्टेटमेंट्स गलत हो रहे हैं, या फिर सभी अपने को एमपीटी अपना क्लियर है, उसके बावजूद भी अपने गलत हो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? देखिए, टेस्ट सीरीज में तो गलतियां होती हैं क्योंकि टेस्ट सीरीज में बहुत नैरो चेंजेस होते हैं, बट एक्चुअल प्रीलिम्स में जितना देखा गया है कि क्वेश्चंस में ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स नहीं होती हैं। यूपीएससी एकदम कॉन्सेप्चुअल लेवल पे टेस्ट करता है, एंड ब्रॉडली अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो केयरलेस मिस्टेक्स कम होती हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि प्रीलिम्स में जो टेस्ट सीरीज में हमारी कई केयरलेस मिस्टेक होती हैं, वो प्रीलिम्स में नहीं होती है क्योंकि वो ऐसे छोटे छोटे चेंजेस नहीं करता है। और बाकी ये है कि 2011 से 20 के पेपर्स एग्ज़ाम फॉर्मेट में ट्राई करिए, एक बार एग्जाम फॉर्मेट में अटेम्प्ट करिए। जैसे आप प्रीलिम्स की बात कर रही हैं तो 11 से 20 के पेपर्स दीजिए, 2 घंटे का या 1.5 घंटे का टाइमर लगाइए और उनको वैसे ही अटेम्प्ट करिए, एंड फिर देखिए कि किस टाइप की गलतियाँ हो रही हैं। जनरली कुछ पैटर्न होता है, जैसे कई लोगों का होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट पूछा है और वो करेक्ट मार्क कर रहे हैं, तो जब वो रिपीट पैटर्न होने लगेगा तो आपको भी समझ आ जाएगा कि कहाँ पे केयरफुल रहना है। बैलेंस कैसे किया जाए? सोर्सेज पहले से ही फाइनलाइज करिए। वो बैलेंस जेन्युइनली कहना है बहुत डिफिकल्ट है बैलेंस करना, लोग थर्ड अटेम्प्ट तक नहीं बैलेंस कर पाते हैं, मैं एंड तक नहीं बैलेंस कर पाया हूँ। बैलेंस कैसे करें? बस कंटिन्यूसली इंप्रूव करते हैं। बट अगर कुछ फिर भी पॉइंटर्स चाहिए तो एक तो ये है कि एक एक जगह पे आपको कहीं स्टॉप लगाना है। जैसे कि आपने नितिन सिंघानिया कहा, तो नितिन सिंघानिया इज़ फॉर आर्ट एंड कल्चर। आपने डिसाइड किया कि आर्ट एंड कल्चर के आपके लेट्स से 3 सोर्सेज हैं, नितिन सिंघानिया, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, एंड लेट्स से किसी कोचिंग का कंपाइलेशन। तो अब इसके आगे फिर कंटिन्यूसली मत रीड करिए नेट पे, आपको कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी है कि बस आर्ट एंड कल्चर के लिए इतना काफ़ी है। जो कई लोग कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट देखना होता है प्रिपरेशन में, कि आर्ट एंड कल्चर से अगर 3-4 सवाल आएंगे प्रीलिम्स में और वो भी इस टाइप के आएंगे जो बहुत ही डिफिकल्ट होंगे, तो क्या इसके लिए 3 बुक्स के आगे भी जाके नेट पे पढ़ें? उसका आंसर इज कि नहीं, ऑब्वियसली नॉट। तो वो एक लाइन ड्रॉ करना है, रिस्ट्रेन रखना है। बट हाँ, ये एक गलती है जो कई लोग करते हैं कि कंटिन्यूसली टॉपिक में इन डेप्थ जाए जा रहे हैं, जबकि उसका उतना कॉस्ट बेनिफिट है नहीं। I is P.V. Agnihotri, sir, our Deputy Commissioner Land Record. Sir is here with us, so sir also teaches the students, and I believe उनका experience भी आप लोगों के लिए काफ़ी valuable होगा अगर वो share करेंगे तो। Sir please. जैसा कि आप सब लोगों की क्वेरीज अर्थ ने पूरी की हैं, बताई हैं, ज़्यादा कुछ मेरे लिए कहने को अब है नहीं। फिर भी पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं बीबी अग्निहोत्री यहाँ डिप्टी कमिश्नर हूँ और पिछले 5-6 साल से सिविल सर्विसेज की तैयारी में बच्चों को करा रहा हूँ अपने स्तर पर यहाँ विशेष रूप से मेरा फोकस MPPSC पर रहता है। लोग तो ग्रेजुएशन के बाद वापस NCERTs देख रहे हैं, तो क्वेश्चंस तो स्किप कर सकते हैं। सॉरी, इकोनॉमिक्स, मृणाल सर है एक इकोनॉमी के काफ़ी ज़्यादा अच्छे टीचर हैं। ऑनलाइन उनका कोर्स अवेलेबल होता है, उनकी वेबसाइट पे भी काफ़ी डिटेल्स हैं। ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको ऑलमोस्ट हर सेलेक्टेड कैंडिडेट रेकमेंड करेगा क्योंकि इतना ज़्यादा अच्छा होता है। इसके नोट्स भी अदरवाइज मिल जाते हैं ऑनलाइन, आपके किसी दोस्त से अगर आप पूछेंगे तो मोर और लेस इकोनॉमी पूरा कवर हो जाएगा उनके नोट से। मृणाल पटेल सर।
आपका करंट अफेयर्स की सबसे बेस्ट कौन सी बेस्ट बुक? न्यूज़पेपर ही है करंट अफेयर्स के लिए। कंपाइलेशन आप पूछ रही हैं? कंपाइलेशन कोई भी कोचिंग का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो जैसे अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी देखे हो, जो ब्रॉड थीम्स है वो तो हम लोग खुद ही न्यूज़पेपर रीडिंग से कवर कर लेते हैं। कंपाइलेशन का पर्पस होता है वो गैप्स भरना, जैसे कि अगर कोई न्यूज़ हमने मिस कर ही दी हो, या जैसे अगर हम एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वो न्यूज़ ज़्यादा अच्छे से दूसरे में कवर हुई हो, तो वो गैप्स फिल करने के लिए जनरली लोग विजन का मंथली रेकमेंड करते हैं, विजन IS का। फोरम IS का भी अच्छा है और इनसाइट्स IS का भी अच्छा है, और उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ता है जब तक आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं एंड वो डेली न्यूज़ एनालिसिस देख ही रही हैं। सर जैसे किसी के पास टाइम नहीं होता न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, उससे नोट्स बनाना, तो सर उसके लिए कंपाइलेशन अच्छे रहेंगे या फिर न्यूज़पेपर ही करना है? अगर टाइम का इशू है तो आप कंपाइलेशन यूज़ करिए। उसमें भी दो टाइप के कंपाइलेशन होते हैं, एक मंथली होते हैं और एक एनुअल होते हैं। तो अगर टाइम और कम है तो बेटर है कि आप एनुअल कंपाइलेशन सीधे सीधे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कई लोग जॉब के साथ कर रहे होते हैं, तो फिर उनके लिए ये एडवाइजेबल है कि एनुअल कंपाइलेशन को 5 से 6 बार रीड करें, उसी के थ्रू नोट्स बना लें, उसी पेज पर जो वैल्यू एडिशन है वो करते जाएं, ताकि उसी से आपके आंसर्स बने मेंस के। प्रीलिम्स में जैसे PT 365 एक आता है और मेंस में मेंस 365 आता है, तो ये काफ़ी अच्छे कंपाइलेशंस हैं। ऑलमोस्ट हर कोचिंग एक एनुअल कंपाइलेशन निकालती ही है प्रीलिम्स के पहले, वो काफ़ी अच्छा होता है। एक एंड नोट जिस तरीके से प्रिपेयर फाइनल होना चाहिए। सी आप लोग के काफ़ी डाउट्स भी रहे हैं, आई थिंक काफ़ी अनसर्टेनिटीज एग्जाम में है ही। एक तरीके से पता नहीं रहता है कि प्रीलिम्स भी क्लियर होगा क्या एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट में। आजकल तो इनफैक्ट कई लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स ज़्यादा टफ हो गया है बाकी स्टेजेस से। एग्ज़ाम में एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए, बस ये मान के चलिए कि 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट कई बार 4 अटैम्प्ट भी हो सकते हैं। तो इस बात पे निराश मत होइए कि पहली बार में प्रीलिम्स नहीं होता है। मैं इतने लोगों को जानता हूँ जिनका 1 बार 2 बार 3 बार प्रीलिम्स भी नहीं हुआ है, फिर चौथे में सीधे IAS IPS मिला है। तो बस उसकी एक कंसिस्टेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी, बस कि लगातार पढ़ते रहिए ईयर बाय ईयर। प्रीलिम्स काफ़ी अनसर्टन स्टेज है, पूरा एग्जाम अनसर्टन है। इंटरव्यू में अब ये नहीं पता रहता है कि कौन सा बोर्ड मिलेगा, आपका इंटरव्यू उस दिन कैसा जाएगा। तो उस अनसर्टनिटी के लिए कोशिश करिए कि कोई बैकअप प्लान रहे। कई लोग जैसे या तो जॉब के साथ साथ पढ़ने लगते हैं 2-3 अटैम्प्ट के बाद, या कई लोग हायर एजुकेशन का सोचने लगते हैं और फिर साथ में साइड बाय साइड अटैम्प्ट देते हैं। बाकी मैं यही कहूँगा कि क्योंकि एक लंबा एग्ज़ाम है, एक लंबी रेस है, तो उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करिए। इस अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से मत रहिए कि एक अटैम्प्ट में हो ही जाना चाहिए। कुछ लोगों का होता है, लेकिन सबके लिए वो रेस सेम नहीं है। एक तरीके से आप मान के चलिए कि 2-3 साल हम पूरी जान लगा के पढ़ेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। थैंक Sir, bringing your precious time. Thank you so much, Agyoti sir and Harsh sir. And thanks to all the students who came here for attending this session. I believe this was very valuable and useful for you all. So we definitely try to conduct more sessions like these. And I would like to thank everyone over here. Thank you so much once again. And we try to do this session again very soon. Thank you.